कि भाई ये CTC है, कॉस्ट टू कंपनी, दिस इज योर ग्रॉस, दिस आर योर वेरिएबल्स, सो ग्रॉस में से आपका वेरिएबल्स कटेगा या फिर जो भी डिडक्शंस है। रेज्यूमे जब आते हैं तो उसमें कुछ भी लिखा होता है एंड कैंडिडेट को कुछ भी पता नहीं होता रेज्यूमे में क्या होता है। वैसे होता है कि मेरा रेज्यूमे आपने बनाया हो एंड आई एम नॉट अवेयर कि मेरे रेज्यूमे मैंने क्या डाला। अगर समझो फ्यूचर में मेरे को वापस आपको अप्रोच करना होगा, सो आई विल नेवर अप्रोच सच गाइस जिसने हम लोग को डिच किया था। सो ये जब रहता है तो हमारे पास भी हम लोग को मालूम रहता है कि ऐसे भी कैंडिडेट है जो बहुत पॉजिटिवली हम लोग को, हम उसको ठीक है आज नहीं ले सकते लेकिन कल कहीं तो यूटिलाइज डेफिनेटली कर सकते हैं। First of all, I would like to thank you to come on our show, and we are feeling very honored to have you on our podcast. Thank you so much. Yeah. So we'll start with like how a day of HR, लेकिन एक Okay. HR की जिंदगी में जो दिन बीतता है पूरा, Okay. वो कैसे बीत? जैसे नॉर्मल लोग जिंदगी जीते हैं, लाइक फिनांस हो, बाकी का स्ट्रीम हो, वैसे ही वी आर आल्सो द सेम। Okay. लाइक यू नो you'll have to reach office, you'll have to you know manage the things, and उसके बाद में तुम्हारे जो भी इंटरव्यूज लाइंड अप थे, so you'll have to you know give reminders to them. So usually typical HR की लाइफ ऐसे शुरू होती है, you'll have to give reminders to your you know management also who are going to take your interview. You'll have to coordinate, there are many things. So इसी सब में दिन चला जाता है, that's what I'll say. And the main part is you know managing both the parties, employee also and the employer also. So we are the middle person, or you can say the दोनों को जोड़ने वाला जो धागा रहता है, that is what the HR is, and that's what we are doing. So जब आप बीच में ये धागा बनते हो तो ऐसे भी बहुत बार हो सकता है ना कि एक पलड़ा ज्यादा भारी हो और एक Correct. पलड़ा, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? Correct. So these are the tactics which you know HR use actually. ऐसे होता है कि you know एम्प्लॉय अगर कुछ क्वेरी लेके आता है अगेंस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, आप उनको भी नाराज नहीं कर सकते, एंड यू कैन नॉट गो टू एंड यू नो यू कैन आस्क मैनेजमेंट कि ये कैसा होगा क्या होगा. सो दिस इज नॉट अ केस. So you'll have to manage, you'll have to you know use your tactics, you'll have to make that person very calm, and उसके बाद में फिर धीरे धीरे we can process. So हो जाता है many times, ऐसे भी होता है मैनेजमेंट का पलड़ा भारी हो गया, so that is there. वो तो vice versa है, होते रहता है, and it's a part of again I'll say the life. जैसे we are you know अपने लाइफ में जैसे सुख दुख है, वैसे ही एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई for us being a HR. That's what I say. लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि एम्प्लॉयर के पास ज्यादा पावर है एक्चुअल। Correct, but बहुत बार हो सकता है कि कभी किसी एम्प्लॉय के साथ एक्चुअल में कुछ गलत हो जाए, तो देन हाउ विल यू विल डील? Okay, so basically it depends on company to company now. You know उनके ethics क्या है, उनके norms क्या है, and you know ऐसे भी होता है कि management कभी कभी गलत होता है, but you know management also knows employee है, इसके लिए company चल रहा है, employee काम कर रहा है, इसके लिए you are managing things. अगर एम्प्लॉय ने ही हाथ छोड़ दिया, सो यू कैन नॉट बी एबल टू रन योर कंपनी अलोन. सो ऐसे होता है, मतलब मेनी केसेस कभी कभी हो जाता है कि एम्प्लॉय का गलती नहीं रहता, बट ड्यू टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस विल हैव टू टेक एक्शंस. बट सो यू हैव एनी रियल लाइफ एग्जांपल्स? Yeah, I will I'll give you one example. Like there were one guy, एक बार उसने कुछ तो कंपनी से सामान लेके गया था, एंड इट वाज लाइक उसका मिस्टेक नहीं था, वो गलती से गया था. Okay. बट एज पर रूल इट इज you have stolen the things. Okay. So वो इसमें ऐसे many things, there are many things, and management, what management says is everything is on your paper, policies and all. So you'll have to follow that norms, and हो जाता है कभी कभी, but it's okay, they also knows. And sometimes ऐसे होता है कि मैनेजमेंट को पता चलता है this guy was not into that thing, but so management also says sorry and all this stuff, so it is normal for us. ऐसी कोई पॉलिसीज, ऐसी कोई कंपनी की पॉलिसीज जो आपको लगती है कि सबसे ज्यादा खराब है एम्प्लॉय के लिए, और एक ऐसी पॉलिसी जो लगती है कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, हर कंपनी में होनी चाहिए? Okay, so I feel sandwich policy. I don't know whether you No. Can are you explain? aware about it. Yes. So sandwich policy means you cannot take any leave. अगर आपका Sunday leave है, weekly off है, so you cannot take leave on Saturday and Monday. So Sunday will also, they will deduct money. अच्छा. Okay, otherwise we will consider it as LOP or whatever it may be, जो भी करना है. So that is there. And एक अच्छा policy. अच्छी वाली या बुरी वाली? No, this is बुरी वाली policy, because employee का loss हो जाता है. Sometimes मतलब ये policies क्यों बनाई जाती है कि we will prevent कि कोई ज्यादा छुट्टी ना ले. नहीं तो ऐसे हो जाते हैं कि लोग सैटरडे बीमार हो जाते हैं, संडे पार्टी करते हैं, मंडे बीमार हो जाते हैं. दैट इज द थिंग. सो उसके वजह से दिस पॉलिसी इज ओके, बट समटाइम्स जो रियल प्रॉब्लम वाले लोग हैं जिनको जेन्युइनली लीव चाहिए था, सो उनका भी सैंडविच में चला जाता है. दैट इज व्हाट आई फील कि वो चेंज होना चाहिए. इन मेनी कंपनीज दिस इज द ट्रेंड अबाउट सैंडविच पॉलिसी. सो दैट इज देयर.
And I'll feel like if you ask me about the good policy, then I feel the Mediclaim which companies are providing is the best policy ever I have seen. क्योंकि बहुत सारे जैसे भी मेट्रो सिटीज में वो कंपनी, तो वहाँ पे जो है वो मिनिमम मतलब जो मेडिक्लेम होता है वो मिनिमम अमाउंट रहता है, आई थिंक 5 लाख और समथिंग, बट वहाँ पे कभी कभी वो अमाउंट उतना सफिशिएंट भी नहीं होता. सो सी कंपनी, आप कंपनी में काम करते हो, वैसे कंपनी आपको पे भी करता है, बट कंपनी ने आपको दत्तक नहीं लिया है कि भाई कंपनी नहीं तुम्हारा लाइफ चलाएगा. इंडिविजुअली लेट्स से कंपनी इज प्रोवाइडिंग 5 लाख का मेडिक्लेम एंड यू आर नोइंग, यू आर अवेयर कि अपने को सफिशिएंट नहीं होगा, देन यू शुड हैव सम टॉप अप पॉलिसीज ऑन दैट. सो ये सब चीजें रहता है. लाइक बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं दे मस्ट बी नोइंग कि इवन कॉर्पोरेट का जो अपना मेडिक्लेम रहता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 लाख एंड वी नीड एक्स्ट्रा, सो वी कैन डू टॉप अप. So there are many policies. Now it's your also choice that what you want to spend, and if you want to go with your family and everything, then you'll have to take such policies. So as an HR आपको लगता है आपके एम्प्लॉय को लेनी चाहिए टॉप अप पॉलिसीज? Obviously I feel मतलब individually I have, let's say for example now I have 3 lakh का policy for Mediclaim, but I never know कि वो 3 लाख ही होगा या उससे ज्यादा होगा. Like it was your question only कि sufficient होगा नहीं होगा. So we have other policies also कि आप टॉप अप कर सकते हो. आपका कॉर्पोरेट बफर खत्म, मतलब कॉर्पोरेट आपका मेडिक्लेम लिमिट खत्म होने के बाद you can utilize the another one which I have took individually. So and I'll to suggest being an HR in every company. When I have worked for 2 companies, both the companies they were Mediclaim policy, but लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि वो कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है. ओके, ऑल्सो मेडिक्लेम कार्ड्स मिलते हैं, वो सिर्फ रख देते ईमेल पे, दे नेवर इन्फॉर्म देयर फैमिली, और उनको भी पता नहीं रहता हाउ टू डाउनलोड दोज फॉर्म्स, ओके, और द कार्ड्स. सो ये चीज बहुत ज्यादा होता है. यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी विथ योर आधार, पैन, मेडिक्लेम कार्ड, all these things, and you should inform your family कि अगर if anything happens to me, all these documents are there, right. So you can, and you have to always be very transparent about your policies and investments to your loved ones, not friends but the family I am saying. So कोई भी आपके जाने के बाद there should be someone कि जो ये सब चीजें हैंडल कर, exactly हैंडल करने के लिए. And it's always better कि अभी हम हैं नहीं है, that is another story, but फैमिली सिक्योर करना, दिस इज द मेन मोटो. एंड बीइंग एचआर मैं तो यही बोलूंगा कि कीप देयर दिस डॉक्यूमेंट्स रेडी, आधार, पैन, मेडिक्लेम इफ यू गाइस हैव, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक पॉलिसीज. सो दिस थिंग्स यू विल हैव टू ब्रीफ योर फैमिली मेंबर्स. दिस इज बेसिक थिंग, क्योंकि कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए, राइट? बट द थिंग इज इन माय टेन्योर आई एम वर्किंग नाउ विद कंपनी, सो देयर आई हैव फाउंड एक बंदा था, ही इज नो मोर नाउ एक्चुअली. व्हेन चेस्ट पेन हैज स्टार्टेड टू हिम, ही कॉल्ड मी कि Sujit, I want my Mediclaim card, and he was in the hospital. Still nobody knows. Then we admitted him and everything, we started. But क्या हो गया ना कि फैमिली को कुछ मालूम नहीं था which policies are there, where is Aadhaar card, where is his PAN card. So this kind of stuff was happening that day, and it was very sad that we lost our one good colleague, I would say. So ये सब चीज़ें टाइम पे हो जाती है तो अपने को बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम नहीं आता. So you should always be ready for that. It's a very heavy heart story. Exactly. Because you have lost one of your colleagues. Exactly. That was the bigger loss to our company and for us. शायद इससे कुछ सीखने मिला. हाँ, correct. Then afterwards हम लोगों ने ऐसे ही मतलब sessions लिए जिसमें भी we inform all the employees कि आपको ये चीज़ें ready रखनी चाहिए. You never know कल क्या होगा. So कब अपने को use में आए, GTL है, group term. So this kind of things you should always inform your family and keep ready with. Don't you think कि ऐसे सेशंस में शायद एक स्पाउस या फिर एक फैमिली मेंबर होना चाहिए, cause उनको सब पता हो, या फिर you can intimate कि आपको अगर ये हम लोग एक कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी एक अपने फैमिली मेंबर को लेके आए. Exactly, we can, but now again सबके फैमिली मेंबर्स आएंगे ऐसे नहीं है. Correct. Many people are like our corporate session वो तो अलग ही लेवल पे चलते हैं. And I don't think whether they will be comfortable with the internal meeting, मतलब अगर आपके या फिर otherwise उनके email पे ये चीजें भेजना. हाँ, exactly. वो always सबको जाता ही है. I don't know about other companies policy, but as per my policy हम लोग always उनको वो cards वगैरह भेजते हैं. They have link also where hospitals are to the employer, to the employees. Okay. Employees, because
we are no one to have a direct word with the family. Right. In case of emergency only we do that. तो ये भी है. So ऐसी कोई पॉलिसी जो मतलब आपको लगती हो कि यार ये हर कंपनी में होनी ही चाहिए इस रिगार्डिंग मेडिक्लेम वाली चीज? Yes. So regarding मेडिक्लेम I feel मतलब हमेशा सभी कंपनी में रहना चाहिए मेडिक्लेम, एक्सीडेंटल एंड जीटीए. So आप जब भी जॉब करते हो तो you have to make confirm कि these things are with you. Correct. कभी सीटीसी के पीछे नहीं भागना चाहिए. सीटीसी we can earn any time, but you should know the culture of the company. You should know the policies, what kind of policies they are giving, benefits. So ये सब चीजें ज्यादा important है rather than your CTC. CTC is also the part of our life because we all are working for that only, the CTC. But उसके साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा benefits है and आपको लगता है CTC कम है, so I'll always say कि go with the company जहाँ पे आपको ये सारी policies मिले. And काम करना तो कहीं पे भी कर सकते हैं, गैरेज में बैठ के करो, घर पे बैठ के करो या फिर कंपनी में, unless and until वो कंपनी आपको क्या ज्यादा अच्छा बेनिफिट्स या फिर क्या बोलेंगे पॉलिसीज दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई फील दिस 3 पॉलिसीज लाइक योर मेडिक्लेम, देन योर एक्सीडेंटल पॉलिसी एंड योर जीटीएल मीन्स whenever we will die, so our family will get some amount of money. So that these 3 policies should be there in the company, in every company I'll say. So you mentioned about the CTC. So CTC के बारे में एक बहुत मिथ है कि ये जो HR है ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं CTC के मामले में, cause वो फिक्स्ड और वेरिएबल वाली चीजें के साथ बहुत खेला जाता है. No, this is not कि HRs बनाते हैं लोगों को. I feel कि मतलब I always do कि ऑफर बनाना ये करना. So that time only we explain to the candidate कि भाई ये CTC है, cost to company. This is your gross. These are your variables. So gross में से आपका variables कटेगा या फिर जो भी deductions है. बट पहले ऐसे होता था कि CTC बोल दिया, उनको लगता था कि अरे 8 लाख CTC है तो 8 लाख हाथ में आएगा. दैट वाज अ सीन बिफोर, लाइक आई से एक 4-5 साल पहले था वैसे ट्रेंड. बट अभी एम्प्लॉइज आर ऑल्सो आई वुड से कैंडिडेट्स आर ऑल्सो वेरी फास्ट फॉरवर्ड. दे आर ऑलवेज आस्किंग अस कि सर CTC तो छोड़ो लेकिन मेरे को इन हैंड कितना मिलेगा वो बताओ. सो नाउअडेज आई फील रेदर देन CTC आपको भी हमेशा मतलब यू हैव टू ऑलवेज आस्क योर HR कि सर हाथ में कितना मिलेगा. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. व्हाट इज द एक्चुअल कितना मिलेगा, राइट? सो दैट इज देयर. अदरवाइज तो आई फील इट्स नॉर्मल ओनली. सो बीइंग एन HR आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंपनीज में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है. सो बीइंग एन HR क्या आप उसका पार्ट कभी बनते हो या फिर ये आपकी मजबूरी है कि आपको बनना ही पड़ेगा? ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द मराठी सेंटेंस घरोघरी मातीच्या चुली, वी ऑलवेज से. सो इसमें क्या होता है कि आप कौन से भी कंपनी में जाओ, देयर ऑलवेज यू विल फाइंड आप खुद कितना भी बोलो कि वर्क कल्चर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बट ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं पे भी आपको मिलेगा. कहीं पे भी आप जाओ वहाँ पे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स मिलना ही है. सो इन दैट केस क्या होता है ना, HRs आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस ऑफिस पॉलिटिक्स बिकॉज इतना टाइम भी नहीं रहता ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए. एंड अगर कुछ हो भी गया, लेट्स से ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, सो मतलब सारे HRs के ना बहुत खास लोग होते हैं एक डिपार्टमेंट में. चलो फिनांस में ओके ये बंदा है जो कुछ बताएगा, लीगल में ये बंदा है वो बताएगा. सो देयर आर एवरी डिपार्टमेंट में हमारा एक कोई तो बंदा आराम से रहता है जो हमको सब आके बताता है. सो जब खबरी यू कैन करेक्ट खबरी. सो कैसा होता है कि अगर हम लोग अगर वो जो उनका ऑफिस पॉलिटिक्स अगर एक लेवल के बाहर जा रहा है, देन HR उसमें खुद ही मारता है. एंड HR आने के बाद थोड़े से लोग सहम जाते हैं कि नहीं HR को पता चला. सो होता रहता है ऑफिस पॉलिटिक्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ आई विल से. सो हाउ लाइक व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू आवर ऑडियंस इफ समवन इज इन ऑफिस पॉलिटिक्स और उसको इसका डिसएडवांटेज फेस करना पड़े? अच्छा, ओके. सो इफ यू आर इनटू स्टक इनटू ऑफिस पॉलिटिक्स, सो आई फील यू शुड इन्फॉर्म योर रिपोर्टिंग मैनेजर फर्स्ट. एंड उसके बाद में भागो HR के पास अगर रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं देख रहा है तो. बट ऐसी चीजों में यू विल हैव टू ऑलवेज इन्फॉर्म मैनेजमेंट कि ये ऐसी चीजें हो रही है, ये गलत हो रहा है. बिकॉज सी एवरीवन हैज राइट्स. ह्यूमन रिसोर्स अगर हम लोग बोलते हैं, हम लोग किसी को फोर्सफुली काम नहीं करा सकते. हम लोग किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं तेरे को रहना ही पड़ेगा. नो, इवन बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट लीगल. सो अगर बहुत कंपनीज बोलती है कि बॉन्ड है 2 साल 5 साल करना पड़ेगा, बट इंडिया में ऐसी चीजें अभी तक के लिए वैलिड नहीं है. Nobody can stop you. Can you repeat this? Being an HR person is telling this exactly on camera. हाँ, correct. It means as per our law, अपने law के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कोई भी वैलिड नहीं होता.
मतलब अगर आपको कोई कंपनी बोल रहा है कि आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, दिस इज नॉट वैलिड। मतलब कोई एम्प्लॉयर अगर आपको नहीं काम करना है और कोई एम्प्लॉयर आपको ज़बरदस्ती बोल रहा है कि आई हैव योर डॉक्यूमेंट्स विथ मी एंड यू हैव साइंड ऑन माई कॉन्ट्रैक्ट, सो ऐसी चीज़ों को कोई कोर्ट एंटरटेन नहीं करता। एज पर लेबर लॉज ये अभी तक वैलिड नहीं है। अगर आप किसी को फोर्सफुली काम करा रहे हो तो ह्यूमन रिसोर्स के अगेंस्ट जाके आप काम करा रहे हो, एंड दैट इज नॉट मतलब दिस इज नॉट एक्यूरेट ओनली। सो ऐसे पॉलिटिक्स में भी होता रहता है, ये ऑफिस में ऐसे पॉलिटिक्स भी चलते हैं कि मैंने लिया है तो 5 साल काम करना पड़ेगा। So in such cases, you'll have to reach your immediate manager, and if your immediate manager is involved in this stuff, then you'll have to go with the management, I feel, and HR. So these are the things. एज एन एचआर आपको ऐसे कौन से स्ट्रगल है जो आपको डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं? Okay, so first and foremost, struggle of HR life is कि हम लोग को ह्यूमन लोगों का मतलब एक इंसान का गारंटी देना पड़ता है कि ये बंदा ज्वाइन करने वाला है। एंड ऐसे हो जाता है कि जब बंदे का ज्वाइनिंग डेट कल है, वो आज रात को मैसेज डालेगा कि आई हैव गॉट अनदर ऑफर एंड आई एम नॉट ज्वाइनिंग। सो ये एचआर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक रहता है। दिस इज द वन केस। सेकेंड केस इज नाउ पीपल आर डूइंग ऑफर शॉपिंग। ऑफर शॉपिंग मीन्स वॉट कि एक कंपनी से मैंने ऑफर ले लिया, फिर मैं दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैंने वो मुझे दे रहे 6 लाख एंड मेरे पास ऑलरेडी 6 लाख का पैकेज है। सो आई विल इन्फॉर्म देम आई हैव 6 लाख का पैकेज, यू गिव मी एक्स्ट्रा मनी, तभी मैं आऊँगा, अदरवाइज नहीं आऊँगा। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। इवन जब ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर में, और जो सॉल्व करना काम होता है एचआर का, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप यहाँ पे भी नहीं बोल सकते, यहाँ पे भी नहीं बोल सकते। सो दिस इज़ द मेन थिंग। और अगर हम लोग बात करेंगे कि जहाँ पे एचआर के प्रॉब्लम्स क्या है, तो एम्प्लॉई एंगेजमेंट, आई फील कि ये सबसे कुछ काम करवा लेना एम्प्लॉय से कि चलो वीडियो देना है कुछ टॉपिक पे, वो सबको कन्विंस करना इज वेरी डिफिकल्ट। वीडियो इन द सेंस, कैन यू एलैबोरेट? यस, सो एवरीवन शुड अवेयर अबाउट इट दैट अभी एम्प्लॉय एंगेजमेंट करके भी एक बड़ा फील्ड है एचआर में, जिसमें अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए एंड वर्कोहोलिक से थोड़ा बाहर निकालने के लिए वी प्लान मेनी एक्टिविटीज। सो इट्स अ काइंड ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, उनको एंगेज करके रखना। ऐसी चीज़ों में हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि we have to keep singing competition, dancing competition, then you'll have to give video. So उनको convince करना मतलब employees को convince करना बहुत difficult रहता है for such things. They are like कि अरे management को तो काम चाहिए और HR तो हम लोग को नचवा रहा है। So this is the thing, होते रहता है। बट एम्प्लॉय की भी गलती नहीं, अगर उसको पहले से प्रेशर है कोई काम का, करेक्ट, कि ये मुझे काम करके देना है भाई, और एचआर बोल रहा है नहीं तुम नाचो तो वो क्या करे, वो तो बीच में फंस गया। करेक्ट, बट क्या होता है कि सास भी कभी बहू थी, हम लोग को भी वैसे ही करना पड़ता है। लाइक अभी अगर एम्प्लॉइज को लगता है कि उनको फोर्सफुली, बट वी आर ऑल्सो मैनेजिंग द सेम थिंग। अगर जैसे तुम्हारा काम है वैसे हमारा भी काम होता है एचआर का, हमारे ऊपर भी हमारे हेड्स रहते हैं, दे ऑल्सो प्रेशर अस। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल, मैं बोलूँगा। तो मजा आता है ऐसी सब चीजें। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो ऑफर शॉपिंग है ये कभी कभी जरूरी भी है? क्योंकि आजकल जैसे अब जो ट्रेंड चल रहा है, आईटी कंपनीज भी बहुत कम पैकेजेस दे रही है फ्रेशर्स को, और बहुत सारे जो बिजनेस टाइकून्स है वो तो ऐसे स्टेट कर रहे हैं कि 12 आवर्स अ डे, 8 आवर्स अ डे करना इज अ नॉर्मल थिंग। सो आपको नहीं लगता कि ऑफर शॉपिंग फिर उस जगह पे जरूरी भी हो जाता है? सो ऑफर शॉपिंग इज लाइक, ओके आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अगर तेरा शादी फिक्स हुआ, ओके, उसके बाद में समझो तूने बोला कि नहीं मेरे पास ये गोल्ड है, मैं ये दूंगा वो दूंगा, ऐसे वैसे हो गया। बाद में अगर वही लड़की ने शादी के 1-2 दिन बाद 1-2 दिन पहले बोला कि नहीं वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा मनी मिल रहा है, क्या लड़के ने बोला मेरे को वहाँ से ज़्यादा मनी मिल रहा है, सो मैं नहीं करूँगा, इधर तुम मेरे साथ एक्स्ट्रा मनी दे दो तो फिर मैं करूँगा। सो इट्स अ सेम काइंड ऑफ थिंग। व्हाट यू विल फील अगर तेरे साथ ऐसा हुआ? What you will feel? The same, दिल टूट जाएगा, हमारा दिल ऐसे बिखर जाता है हमारे एचआर लोगों का कि इतना मेहनत करने का, इतना इंटरव्यू करने का, एंड देन दे गो फॉर द ऑफर शॉपिंग। सो क्या होता है इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप ऐसे ऑफर शॉपिंग करते हो तो उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू अगर आपका ज़्यादा है, आपकी स्किल सेट बहुत अच्छा है, देन कंपनी डेफिनेटली विल गिव यू गुड हाइक और कंपनी विल गिव यू गुड पैकेज। आपके पास स्किल सेट नहीं है, आपके पास जितना एक्सपीरियंस चाहिए उतना नहीं है, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ थिंग कि भाई मेरे पास
5 लाख का ऑफर है, तू 6 लाख देना, हमारे से 6 लाख दे के बाद में बोलेगा कि मेरे पास ऑलरेडी 6 लाख का ऑफर है, मेरे को 8 लाख देना। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ये इंडस्ट्री में। और एचआर का ऐसे रहता है कि हम लोग सीधा सीधा कभी कभी उनके एचआर को फोन करके पूछते भी है कि इसका बिहेवियर कैसा था, उसका ये कैसा था, ये वो क्या करता था, क्यों कंपनी छोड़ा। सो एचआर इतना खबरी निकाल लेता है सबसे, उसके बाद में अगर आप ऑफर शॉपिंग ऐसे में रहोगे तो सबको पता भी चल जाता है इंडस्ट्री में कि दिस बंदा इज ओनली फॉर ऑफर शॉपिंग, ऐसे होता है। सो इट डिपेंड्स, एंड अगर आप में पोटेंशियल है देन कोई भी कंपनी आपको डेफिनेटली लेगा विद अ गुड पैकेज, आई विल से। बट ऑफर शॉपिंग करना इट्स एक बार ठीक है, आप 10-10 बार ऑफर शॉपिंग करोगे दैट इज तो फिर वो तो फिर ऐसा हो गया नेवर एंडिंग गेम। करेक्ट यहाँ से इतना मिला वहां से, एंड उसके बाद भी चलो किसी ने ऑफर शॉपिंग में उसको मिल भी गया अच्छा ऑफर, देन वो 6 महीने करता है, फिर दूसरा कंपनी ऑफर शॉपिंग पे निकल जाएगा। एग्जैक्टली, एंड ये ऐसी चीजों में आपके स्टेबिलिटी पे बड़ा इशू आता है। स्टेबिलिटी इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एचआर भी अगर आपका रेज्यूमे भी हमारे पास आता है, सो वी पहले चेक कि उसने कौन सा फर्स्ट कंपनी था, कितने साल में स्विच किया, क्या उनका क्यों इतने साल में स्विच किया, कम क्यों है, अगर अभी अच्छा चल रहा है। मेनी पीपल सेड कि मेरे करंट कंपनी में बहुत अच्छा चल रहा है बट मॉनिटरी बेसिस के लिए मेरे को जाना है, एंड वो बंदा ऑलरेडी 2 ऑफर लेके बैठा हुआ रहता है लेकिन उसको वापस तीसरा ऑफर के लिए जाना है। सो दिस इज नॉट गुड। आई फील कि आप तीनों लोगों को अटका के रखते हो, दैट इज रियली सैड। बट व्हाट इफ मान लो फॉर एन एग्जांपल कि किसी एम्प्लॉय का 5 लाख सीटीसी है उसके करंट कंपनी, बाकी कंपनीज उसको 5.2 5.3 दे रही, तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है उसने। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर। अच्छा, एक्सेप्ट करने के बाद की बात। करेक्ट, क्योंकि जब आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो देन ओनली आपको पता चलता है इतना सीटीसी है, इतना ही है, उतना ही, उसके बाद आप जाके करते हो। इफ इसमें क्या होता है ना, अगर समझो फ्यूचर में मेरे को वापस आपको अप्रोच करना होगा, सो आई विल नेवर अप्रोच सच गाइज जिसने हम लोग को डिच किया था, बिकॉज इट्स लाइक कि नहीं, अगर तुमको नहीं करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो, अच्छा मेल लिखो एचआर को कि मेरा ये चीजें है और मेरे को लगता है ये स्किल सेट होने की वजह से आई नीड समथिंग एक्स्ट्रा, सो कुड यू प्लीज कंसीडर। अगर नहीं हो रहा है तो लेट इट बी। बट लोग क्या करते हैं सेफर साइड पे खेलने के लिए कि बाद में उनको गिरना ना पड़े। लेकिन दे डोंट नो ऐसे सेफर साइड में गेम खेलते खेलते उनका स्टेबिलिटी, उनका मार्केट में नेम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सो बीइंग एन एचआर आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी करते होंगे, तो ऐसे Definitely. कौन सी चीज है जिसकी वजह से ज्यादा लोग रिजेक्ट होते हैं और क्या चीज है जो अपने आप को मतलब कम वैल्यूएबल बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए कैंडिडेट। ओके, सो पहली बात तो आपका रेज्यूमे, मतलब एचआर पहला जो भी कुछ देखते हैं वो तुम्हारा रेज्यूमे देखते हैं। ओके, रेज्यूमे शुड बी वेरी नीट एंड क्लियर एंड इट शुड बी लाइक वो अपडेटेड रहना चाहिए टिल डेट। अगर मुझे आज आपने रेज्यूमे दिया है और उसमें पता चल रहा है कि आप काम कर रहे हो, ऐसे लिखा हुआ है, एंड देन बाद में इंटरव्यू में पता चलता है कि अरे नहीं कर रहे हो काम, या फिर हमारे स्क्रीनिंग कॉल में ही हम लोग को पता चल रहा है। सो ये बहुत चीज़ें रहती कि उसमें चीज़ें अपडेटेड नहीं रहती। इवन क्या होता है ना कि रेज्यूमे जब आते हैं तो उसमें कुछ भी लिखा होता है एंड कैंडिडेट को कुछ भी पता नहीं होता रेज्यूमे में क्या बोला है। वैसे होता है कि मेरा रेज्यूमे आपने बनाया हो एंड आई एम नॉट अवेयर कि मेरे रेज्यूमे मैंने क्या डाला। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग यूजुअली पूछते हैं कि व्हाट इज योर हॉबी, एंड उसने लिखा हुआ था 10 हॉबी और वो एक हॉबी भी मैच नहीं करता हो 10 हॉबी से। सो दिस इज काइंड ऑफ रियली बैड एक्सपीरियंस, बैड इंप्रेशन फॉर योर इंटरव्यू फेज। किसी भी कैंडिडेट का रेज्यूमे ही पहले चेक किया जाता है। सो रेज्यूमे में इट शुड बी वेरी व्हाट यू कैन से, जितना चाहिए उतना ही लिखना है आपको, वहाँ पे ऐसे लिखते नहीं बैठना है। कुछ कुछ लोगों के आई हैव सीन रेज्यूमेज आर जस्ट लाइक वो इनविटेशन कार्ड रहते हैं ना बड़े बड़े, वैसे उनके रेज्यूमेज रहते हैं 4-4 5-5 पेजेस के, एंड आई फील वैसे करने की जरूरत नहीं है। विच एवर यू हैव डन यू हैव टू वो पूरा एक समराइज करो एंड प्रॉपरली मेंशन करो। दैट इज द वन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर cracking the or get for the interview. This is one thing I'll say. Then your communication skills, that matters a lot, क्योंकि आजकल ऐसे हो गया कि कंपनी में आपके you should be very presentable, you should be, अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है then you will get a call. उसके बाद में first thing is your communication. If you're not able to communicate properly in the given or लैंग्वेज, लेट्स से अभी इंग्लिश है, कभी कभी हिंदी होता है, कभी कभी कुछ काम में मराठी यूज करना है, एनी लैंग्वेज। सो इन दैट लैंग्वेज यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। जो लैंग्वेज अपने को चाहिए वो लैंग्वेज में यू विल हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल। अगर वो नहीं कर सकते आप तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। ओके, आपको स्क्रीनिंग कॉल एचआर के पास से आ जाएगा बट बाद में आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा,
कि ऐसा ऐसा है और आपको इंटरव्यू के लिए, वो HR विल से आई विल गेट बैक टू यू। दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट सेंटेंस फॉर अस कि always you'll have to keep your resume updated. Yeah, you have to work on your communication skills. Let's say आपका communication skill थोड़ा okay है, that is also fine. कि if I'll specifically talk about English, तो हम लोग कई अंग्रेज के जमाने के हैं नहीं, तो अपने को उतना आएगा, तो इट्स ओके। मतलब आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपके क्वेश्चंस है, जो आपके फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके माई सेल्फ, अगर मुझे माई सेल्फ बोलने बोला, सो आई बी वेरी कंफर्टेबल इन दैट। वो तुम कैसे भी करके रखो, रट्टा मार के रखो या कुछ भी, खुद के बारे में तो आपको बोलना ही है। अगर तुम खुद के बारे में किसी लैंग्वेज में नहीं बोल पा रहे, देन इट इज डिफिकल्ट। कि खुद के बारे में नहीं बोल सकता तो कंपनी में क्या काम करेगा बंदा, ये एक रहता है। सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ मेन थिंग। आपको जो भी रेज्यूमे में आपने लिखा है, जो भी, वो वर्ड टू वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड प्रॉपर एकदम मालूम होना चाहिए। नहीं तो ऐसे हो जाता है कि रेज्यूमे में कुछ अलग ही रहता है, बंदा अलग ही बोलते रहता है। एंड द टेन्योर, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो टेन्योर नहीं दिखाते कि ये कंपनी में इतने टाइम से इतने टाइम था, दैट इज द वन थिंग। फिर वहां पे ऐसे होता है कि उसने 3 कंपनी में मेंशन किया है, 4th वाले कंपनी में उसने टेन्योर मेंशन नहीं किया है, व्हाई डिडंट ही डिड दैट, ऐसे वाला बहुत कुछ होता है कि फिर हम लोग उनको पूछते हैं कि यहाँ पे मेरे को टाइम दिख रहा है, आपने कितने टेन्योर तक किया है, डेट्स एंड एवरीथिंग, बट ये इसमें नहीं है। देन वो बोलता है कि नहीं, मैं बहुत कम काम किया। जो है वो रेज्यूमे में दिखता ही है, तुम कुछ भी छुपाओ नहीं छुपेगा। ओके, कम्युनिकेशन इन देन योर रेज्यूमे, एंड उसके बाद में हाउ प्रेजेंटेबल यू आर। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नींद से उठ के आ जाते हैं। अगर अभी तो ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन इंटरव्यूज, ऑनलाइन इंटरव्यूज में लोग भी मीन्स, आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस, इट वाज वेरी हॉरिबल एंड फनी ऑल्सो। एक मेरा सेल्स का इंटरव्यू चल रहा था, ही वाज माय कैंडिडेट, एंड स्क्रीनिंग कॉल में वी हैड अ डिस्कशन, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वी डिस्कस। ओके, उसमें व्हाट हैपेंड, इट वाज वेरी गुड, एकदम मस्त चल रहा था। एंड देन इंटरव्यू शेड्यूल किया, इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद उसने एक्सेप्ट भी किया अच्छे से, सब कुछ मस्त चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ इशू नहीं था। एंड ऑनलाइन इंटरव्यू होने के वजह से हम लोगों ने क्या किया कि उनको कैमरा ऑन करने बोलते हैं ऑलवेज, एंड व्हेन ही टर्न्ड ऑन हिज कैमरा, ही वाज ऑन अ वेरी कैजुअल क्लोथ्स एंड ही वाज सिटिंग लाइक दिस। एंड हमारा जो हेड है, जो इंटरव्यू ले रहे थे, ही वाज लाइक वेरी फॉर्मल प्रॉपर्ली एंड एकदम नीट एंड क्लीन ही वाज सिटिंग। एंड देन सडनली उसने हेडफोन डाला था, उसका ईयरफोन डाला था, एंड ही वाज लाइक डूइंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे। सो मैंने पहले इग्नोर किया। देन वो बंदे ने क्या किया, उसने कॉफी पैकेट निकाला, कॉफी पैकेट फोड़ा, कॉफी दूध में डाला, और वो हमारे सामने कॉफी बना रहा है। ओके, इतना करने के बाद मैंने उसको बोला अच्छे से कि दिस इज वेरी फॉर्मल इंटरव्यू एंड यू कैन नॉट डू लाइक दिस। सो उसके बाद में बोला सर जस्ट अ सेकेंड, एंड उसने, मालूम है आजकल के बहुत लोग ना, जैसे बम्बईया हो या फिर गोवा हो या फिर गुटका, व्हाटएवर द थिंग इज, उनका एक स्टाइल रहता है टिपिकल ऐसे दांत से फोड़ना। एंड उसने शुगर शैशेट उठाया और हमारे सामने ऐसे उसने फोड़ा। देन माय मैनेजमेंट सेड कि व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, करेक्ट, दिस इज रियली रॉन्ग। एंड देन मैंने भी उसको बोला नहीं सर सॉरी। ही वाज 32 years old। अगर बंदा एक्सपीरियंस है एंड इतना मैच्योर है, फिर भी उसने ऐसे किया। सो इट वाज वेरी वेरी मतलब डिसअपॉइंटिंग फॉर मी ऑल्सो। मतलब इंटरव्यू तो उसका हम लोगों ने रिजेक्ट ही कर दिया कैंडिडेट को, ही वाज नॉट वर्थ ओनली। अगर ये एटीट्यूड आपका कैजुअल या आपका इतना कैजुअल एटीट्यूड है इन द इंटरव्यू राउंड, then nobody will entertain you for other process. So आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। Correct. वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ऑनलाइन हो, हाँ ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। एंड आई फील बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्लीन शेव करना जरूरी है या नहीं है। करेक्ट, मतलब पहले ऐसे होता था कि इंटरव्यू मतलब आपको क्लीन शेव करना है, बट अगर HR बियर्ड रख सकते तो व्हाई नॉट कैंडिडेट्स। But it should be well trimmed, right? It should be well trained, and लोग देख के ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भाई नहाया है या नहीं नहाया, डाउट आ रहा है अभी मेरे को। So this not be the case, and you'll have to always be presentable, look presentable, and इंटरव्यू में जाने के बाद भी लोगों ने तुमको, मतलब इंटरव्यू देने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, स्टिल उनको याद रहना चाहिए कि ये बंदे ने इंटरव्यू दिया था, फ्यूचर में कहीं ओपनिंग रहेगा तो यू कैन अप्रोच। एंड अपना बीइंग अ कैंडिडेट, अपना अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर उन्होंने रिजेक्ट भी किया तो उनका एक मेल आता है, जैसे हमारे कंपनी में अगर रिजेक्ट भी करते तो we can't go forward with you। करेक्ट, एक ईमेल रहता है अच्छा हुआ ड्राफ्ट किया हुआ, एंड वो हम लोग भेजते हैं। मेनी पीपल
वो बहुत उल्टा लिखते हैं हम लोग को एचआरस को कि आपने टाइम पास किया ये वो, बट मेनी पीपल व्हाट दे डू, वो सीधा सीधा हमको लिखते हैं थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड बहुत अच्छे से कोटेड करते हैं वो, एंड वो लिखते भी है कि दिस टाइम आई कुडंट मेक इट, बट इफ इन फ्यूचर इफ देयर विल बी एनी ओपनिंग प्लीज कंसिडर माई CV और लेट मी नो। सो ये जब रहता है तो हमारे पास भी, हम लोग को मालूम रहता है कि ऐसे भी कैंडिडेट है जो बहुत पॉजिटिवली हम लोग को, हम उसको ठीक है आज नहीं ले सकते लेकिन कल कहीं तो यूटिलाइज डेफिनेटली कर सकते हैं, एंड हमारे पास एवरी HR का एक डेटाबेस रहता है मेंटेन कि ये मेरे कैंडिडेट है, उसके रिमार्क्स डालते हैं। अगर कभी कभी हमारे साथ बहुत होता है, हम लोग जब कॉल करते हैं तो लोग मतलब जैसे भीख मांगने के लिए आते हैं ना लोग, जिनके पास कुछ कमाने का जरिया नहीं है, कुछ नहीं, और उनको जैसे लोग बोलते हैं कि चलो निकल जाओ यहाँ से या फिर कुछ, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हम लोग जब कैंडिडेट को कॉल करते हैं, दे आर लाइक नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज डोंट कॉल। सो ऐसे भी होता है, कुछ कैंडिडेट्स कभी कभी गाली भी दे देते हैं। सो विल हैव टू अंडरस्टैंड, तो ऐसे लोगों को हम लोग लिख के रखते हैं कि ब्लैक लिस्टेड या फिर नेवर कॉल, वेरी रूड, है ना, अपना टाइम आएगा साइलेंट। हाँ, करेक्ट। एंड इवन ऐसे भी होता है कि कुछ लोग मतलब ऑफर लेते हैं, ऑफर शॉपिंग करते हैं, उसके बाद में ज्वाइन नहीं होते, हम लोग सब लिख के रखते हैं कि भाई इसके पास 3 ऑफर था, हम लोगों ने इतना दिया था, उसके बाद में इसने डिक्लाइन किया एंड ही जॉइन समवेयर एल्स। फिर फ्यूचर में कभी वो कैंडिडेट आता है, फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि सी दीज आर द कमेंट्स, ओके। एंड ऐसे होता है कभी कभी कि एम्प्लॉय बोलते हैं पहले रिजेक्ट करता है ऑफर, देन 4-5 दिन के बाद पता चलता है नहीं यार मैंने अच्छा कंपनी छोड़ दिया, सो आते भी है। इन सम केसेस वी आल्सो गिव, सो यू शुड बी वेरी पोलाइट एंड योर अप्रोच शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन इंटरव्यू फेज। सो दिस इज व्हाट आई विल से, एंड बाकी का तो टेक्निकल सबका रहता ही है, सो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो जब इंटरव्यू चलता है, ऐसी कोई एक चीज जिसके वजह से आपने सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया? हाँ, कैसा है ना कि सी हम लोग अभी ये वीडियो बना रहे हैं, अगर हम लोग ये वीडियो में ऐसे नाचने लगेंगे ना या फिर 10 बार कैमरा चेंज करेंगे तो नोबडी विल वॉच वीडियो, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपको एक प्लेस पे प्रॉपर्ली खुद को सेट करना है, ओके। अगर आप माइक भी सेट करते हो तो वो हमेशा हिलना नहीं चाहिए, उसमें आवाज कम ज्यादा होना नहीं चाहिए, ये आपको थोड़ा सा प्री रिक्विजिट सोचना चाहिए। आपके पास टाइम रहता है, ऐसे नहीं होता कि 2 मिनट में इंटरव्यू हो रहा है, नहीं होता वैसे। सो ये सब चीजें मैंडेटरी है। अगर आपको बोला जाता है कि 4 बजे का इंटरव्यू है तो एटलीस्ट 2 मिनट तो जल्दी ज्वाइन करो। सो सुजीत, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट और इतनी सारी वैल्यूएबल चीजें बताने के लिए एज एन HR, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि HR लोग किस तरह से सब कुछ मैनेज करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको खुद HR बनना होगा, राइट? करेक्ट। तो ऐसे लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती है, एंड यू कैन मेक योरसेल्फ रेडी फॉर दैट। और बहुत से लोगों को जो रिजेक्शन थे, जो टॉपिक्स थे, जो बहुत सारे अनटच टॉपिक अभी तक इंटरनेट पे, वो आपने आज टच किए, और हमारे ऑडियंस को इतना अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इफ आवर ऑडियंस वांट, वी विल अगेन कॉल यू ऑन आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा बात करते हुए, एंड कैमरा फेस करना, दिस इज समथिंग रियली गुड and I am always excited for it, and if it works we'll definitely meet with the gossips. I'll definitely share the gossips what we do, right. And in corporate or in HR, and ऐसे भी बहुत चीजें होती है जो लोगों को पता नहीं होती but HRs को पता रहती है, so we will definitely discuss such kind of things, and I'll ask everyone to please subscribe and give lots of love to these people and the entire team. So thank you so much again.